नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, पिछली क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक पढ़ा था, लैम्बर्ट का नियम। देखो, अब उस लैम्बर्ट के नियम के आधार पर ही हमारे पास दूसरा नियम दिया गया, कौन सा? बीयर लैम्बर्ट का नियम। देखो, नियम तो सेम वही है, यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया गया है। तो जिसने लैम्बर्ट का नियम नहीं पढ़ा है तो पहले वो लैम्बर्ट का नियम जाके देख सकता है। ठीक है, मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। अब देखो, बीयर का नियम, लैम्बर्ट का नियम, बीयर लैम्बर्ट का नियम किस प्रकार काम करता है, इसमें क्या होता है, वो हम बात कर रहे हैं। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, हमारे पास कोई पदार्थ है, उसमें हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं, हम प्रकाश की विकिरण को गुजारते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो यहाँ से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कम तीव्रता की होती है, वो कम तीव्रता की होती है, लो इंटेंसिटी की होती है। क्यों होती है? क्योंकि विकिरण का कुछ भाग पदार्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, पदार्थ ने अवशोषित कर लिया। ठीक है, पदार्थ ने अवशोषित कर लिया। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि di/dx इज प्रोपोर्शनल टू क्या? I। ठीक है, यानी कि विकिरण की तीव्रता में हुई कमी, विकिरण की तीव्रता में हुई कमी और पदार्थ की मोटाई, और पदार्थ की मोटाई किसके समानुपाती होती है? I के। किसके समानुपाती होती है? I के। I क्या है यहाँ पे? आपतित विकिरण। मैं सारी चीज बता दी थी। तो यहाँ पे -di है ना, di, सीधे di लिख दो। di क्या है? तीव्रता में हुई कमी, तीव्रता में हुई कमी। ठीक है, इस तरीके से कुछ था। और dx क्या था? माध्यम की मोटाई, माध्यम की मोटाई। ठीक है, और I क्या था? जो हमारे पास विकिरण है, आपतित विकिरणों की तीव्रता। ठीक है, ये बात हो रही थी हमारे पास। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब देखो, हमको आगे की बात करनी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि देखो बीयर ने क्या किया। देखो, आप कहोगे कि बीयर ने क्या किया, ये तो लैम्बर्ट का नियम है। तो बीयर ने ये कहा कि जो तीव्रता में हुई कमी है और माध्यम की जो मोटाई है, जो तीव्रता में हुई कमी है और जो माध्यम की मोटाई है, वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ, देखो लैंग्वेज वही है हमारे पास। बीयर ने क्या कहा कि जो हमारे पास तीव्रता में कमी होती है और जो माध्यम की मोटाई है, यानी कि di और dx, वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती तो होती है, साथ में विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। ठीक है, तो बीयर ने एक और वर्ड जोड़ दिया यहाँ पे, C क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। C क्या है? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो अगर कोई पूछे बीयर लैम्बर्ट का नियम क्या है, तो सिंपल सा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ना। तो सिंपल सा है कि जो तीव्रता में हुई कमी और माध्यम की मोटाई है वो किसके समानुपाती होती है? आपतित विकिरणों की तीव्रता और विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। ये हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, कि जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम से किसी एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लेना धीरे धीरे जो मैं बोल रहा हूं, कि जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम से एक वर्णी, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है, तो विकिरण की तीव्रता में हुई कमी और माध्यम की मोटाई आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। यानी कि इस नियम में क्या ऐड हो गया? इस नियम में एक चीज और ऐड हो गई, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी लेना है, सी लेना है। ठीक है, तो सी हमारे पास क्या है, विलयन की सांद्रता। अब देखो समानुपाती का साइन हटा देंगे तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू के आई सी। देखो लैम्बर्ट के नियम में हमने के लिया था, तो यहाँ पे मैं के डैश लिख देता हूँ, है ना। समानुपाती का साइन हट गया और इक्वल का साइन आ गया यहाँ पे, तो के डैश आई सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या है, विलयन की सांद्रता। ठीक है, और जो के डैश है वो क्या है, मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर अवशोषण गुणांक। ठीक है, ये क्या है, के डैश मोलर अवशोषण गुणांक है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, अब देखो हमको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे देना है हमको यहाँ पे। अब देखो समीकरण नंबर 1 देने के बाद हमको वही काम करना है जो हम पिछली क्लासों में करते आ रहे हैं, है ना, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका समाकलन कर देते हैं। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है वो मोस्ट है, आता है बी एल लैम्बर्ट का नियम, जो आपके 3rd ईयर में भी है और 2nd ईयर में भी है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास x, देखो अब हमको समीकरण 1 का समाकलन करना है, तो हम क्या करते हैं, जो आई वाली वैल्यू है वो एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, और बाकी की वैल्यू कहाँ ले जाते हैं, के डैश सी एक्स, बाकी की वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं। इनका समाकलन हम कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान देना, क्या, देखो ये i की जो वैल्यू है ना वो माइनस में तो हो नहीं सकती कभी भी। ठीक है, इसलिए माइनस को हम कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, तो माइनस को मैं यहाँ लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें i की वैल्यू क्या है, प्लस में चाहिए। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, देखो इसका समाकलन कर देते हैं, तो माइनस का कोई समाकलन नहीं होगा, के डैश है, स्थिरांक है, इसका भी कोई समाकलन नहीं होगा। ठीक है, समाकलन नहीं होगा ना, कुछ भी समाकलन नहीं होगा। ये हमारे पास dx है ना। अब इसके बाद आगे हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन क्या होगा, जैसे हम करते आ रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे लिमिटेशन ली थी, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जब हमारे पास x बराबर 0 होगा तो हमारे पास i बराबर i नॉट। ठीक है, और जब हमारे पास x बराबर x होगा तो x बराबर i t। ऐसे मैंने आपको लिमिटेशन लेना बताया था। यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर x, और यहाँ पे i नॉट और i t, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ln i t अपॉन i 0 इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, के डैश हम लगा देंगे, c और x, dx का क्या होगा समाकलन, x ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब देखो जो ln है, ln को हम क्या लिखते हैं, ln को हम 2.303 log भी लिख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में देखा हो, मैथ वालों को तो पता है, तो ln को 2.303 log की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ln को मैं क्या लिख दूँ, 2.303 log i t अपॉन i नॉट बराबर माइनस के डैश सी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, अगर 2.303 को यहाँ ले आऊं तो मैं log i t अपॉन i 0 माइनस के डैश 2.303 सी एक्स। ठीक है, देखो ये जो पूरी वैल्यू है ना, माइनस के डैश अपॉन 2.303, ये क्या है, कांस्टेंट है, पूरी स्थिरांक है, तो इसलिए हम इसको एक कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं। तो कांस्टेंट के रूप में मानते हैं तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम अल्फा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बच्चों, अल्फा मान सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको अल्फा मान लिया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है,
k डैश अपॉन 2.303 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो। अल्फा हमारे पास क्या है, मोलर विलोपन गुणांक, मोलर विलोपन गुणांक है यहाँ पे, है ना। ये एक तरीके का स्थिरांक है अल्फा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे अल्फा की जगह आपको क्या मिल जाए, इसको आप ऐसे भी मिल सकता है, log IT अपॉन I नोट। अल्फा आपको एप्सिलॉन भी मिल सकता है और x की जगह आपको L भी मिल सकता है। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, यहाँ पे आपको ये भी मिल सकता है ना। इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, बियर लैम्बर्ट का नियम है। ये किस पे आधारित है, वही लैम्बर्ट के नियम से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपको ये समझना है और भी अच्छे से, तो आपको पहले लैम्बर्ट का नियम पढ़ना पड़ेगा। मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है लैम्बर्ट के नियम पे, लास्ट क्लास में बताया था। अब ये बियर लैम्बर्ट का नियम है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।